अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल प्रोफेशनल। हम अपने तमाम व्यूवर्स को अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो हमने इससे पहले के लेक्चर्स में अकाउंटिंग प्रोसेस की बात की थी, हमने जनरल एंट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, जनरल फिर हमने जनरल लेजर्स के हमने टॉपिक डिस्कस किए थे, फिर हमने उसकी हेल्प से हमने ट्राई बैलेंस बनाया था। आज हम स्टूडेंट उन्हीं प्रीवियस जो है अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है स्टूडेंट, आज हम जो प्रीवियस अकाउंटिंग प्रोसेस जो थे, जैसे ट्राई बैलेंस लास्ट हम टॉपिक पे थे, उसी ट्राई बैलेंस की मदद से हम आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं प्रीवियस लेक्चर का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि हाँ आप उस वीडियो को भी जो है वो उस वीडियो को भी आप जो है देख लें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस कॉन्सेप्ट्स को समझने में। ठीक है स्टूडेंट, तो बिना टाइम ज़ाये किए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेट्स स्टार्ट। ये स्टूडेंट्स पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें ट्राई बैलेंस को हमने बनाया था, रिकंसाइल किया था, जिसका हमने आपको समझाया भी था कि ये ट्राई बैलेंस हमारा रिकंसाइल होता है या टैली होता है। ठीक है, ये डबल एंट्री सिस्टम बेस पे होता है। अगर आपकी डबल एंट्री सिस्टम सही होगी तो ट्राई बैलेंस टैली होगा, अगर आपकी डबल एंट्री सिस्टम में प्रॉब्लम होगी तो आपका ट्राई बैलेंस टैली नहीं होगा। फिर आपको चेक करना पड़ेगा कौन सी ट्रांजैक्शन में एरर है, आपको सारी ट्रांजैक्शन चेक करनी पड़ेंगी। आपको जनरल लेजर भी चेक करने पड़ सकते हैं, आपको जनरल एंट्रीज़ भी चेक करनी पड़ सकती हैं, आपको अमाउंट भी चेक करनी पड़ सकती है। जो कि हमारा जो लेजर टैली था, ट्राई बैलेंस सॉरी हमारा टैली था, इसलिए हमने इस चीज़ को श्योर किया कि हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी सही थी, हमारा जनरल लेजर भी सही बना था, सारे जनरल लेजर जो हैं वो सही रिकॉर्ड हुए थे या एक्यूरेट थे, उनकी एक्यूरेसी सही थी। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा ट्राई बैलेंस टैली आया। अब हम क्या करेंगे, इसी ट्राई बैलेंस की मदद से हम आपको बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट के बारे में पहले मैं आपको एक रिव्यू दूँ। इनकम स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स? इनकम स्टेटमेंट में ये चीज़ होती है कि आपकी जो आपके रेवेन्यूज़ और आपके एक्सपेंसेस को, ये एक समराइज फॉर्म होती है आपके रेवेन्यूज़ की और आपके एक्सपेंसेस की, ये उनको समराइज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा होता है इनकम स्टेटमेंट। ये फॉर द पीरियड होता है। फॉर द पीरियड का मतलब उसी पीरियड का बनता है, प्रीवियस पीरियड से इसका कोई कंसर्न नहीं होता। ठीक है, और ये उस स्पेसिफिक पीरियड की, ठीक है, या उस स्पेसिफिक पीरियड की प्रॉफिट या लॉस को इंडिकेट कर रहा होता है या उसको शो कर रहा होता है। तो चलते हैं, आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाते हैं स्टूडेंट्स। इनकम स्टेटमेंट डेफिनेशन क्या कहती है? एन इनकम स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल रिपोर्ट दैट समराइजेस द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, इसके ये कहने का मतलब है इनकम स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो समराइज करता है रेवेन्यूज़ को और एक्सपेंसेस को। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें ये कह रहा है इनकम स्टेटमेंट जो है एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है, डेफिनेटली फाइनेंशियल रिपोर्ट है। इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मतलब आपके अमाउंट्स हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इसको रिपोर्ट कहा गया है। तो ये एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है, समराइज करता है वही जो हमने बात की, रेवेन्यूज़ को, एक्सपेंसेस को। और आगे पढ़ते हैं, दिस डॉक्यूमेंट मेजर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस इन टर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। अब नेक्स्ट पैरा में ये कह रहा है कि ये एक डॉक्यूमेंट है जो मेजर करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उस बिज़नेस की, जिस बिज़नेस का वो इनकम स्टेटमेंट बन रहा है। किस तरह मेजर करता है? इन टर्म ऑफ प्रॉफिट की सूरत में भी कर सकता है, वो लॉस की सूरत में भी हो सकता है, फॉर स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड, जिस पीरियड के लिए वो इनकम स्टेटमेंट बनाया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अभी हम आगे चलते हैं। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट में स्टूडेंट इसके अब जो है ना, आप सब लोग जानते हैं अकाउंटिंग में टर्म्स होती हैं, हर चीज़ के टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग के अंदर भी बहुत सी टर्म्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सेल्स है, उसकी टर्म रेवेन्यू है। ठीक है, उसकी टर्म रेवेन्यू है। ठीक है, और भी बहुत से टर्म्स होती हैं इसके अंदर, जैसे लायबिलिटी है, लायबिलिटी का एक और टर्म है एक्रूड।
एक्रूड एक्सपेंसेस ये भी लायबिलिटी ही होता है, ये टर्म्स होती हैं एक्चुअली। इसी तरीके से हमारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, उनकी डिफरेंट टर्म्स होती हैं। इसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट है, इसके भी टर्म्स हैं। अब टाइम टू टाइम ये टर्म्स जो होती हैं रिवाइज होती जाती हैं, इनका नाम चेंज होता है, वर्किंग भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं और इनके नाम भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि इनकम स्टेटमेंट जो है, ये जो इसका जो इनकम स्टेटमेंट है, ये पुरानी टर्म है, पुराना नाम है इसका। अब इसका जो नया नाम है वो या न्यू टर्म है, वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहा जाता है इसको। ठीक है सर, अब इसका फॉर्मेट भी चेंज हो गया है। ठीक है, ये जो लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये पुराना फॉर्मेट है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बताऊंगा। आगे चल के जो मैं आपको इनकम स्टेटमेंट का जब थॉरली लेक्चर आपको रिकॉर्ड कराऊंगा, उसमें आपको न्यू फॉर्मेट के हिसाब से इन प्रॉफिट को आपको या इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना सिखाऊंगा कि न्यू मेथड्स के हिसाब से, न्यू टर्म के हिसाब से कैसे इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस को उसमें शो किया जाता है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारा ट्राई बैलेंस था, तो इसमें इसी की मदद से हम जो है बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट होता है, सबसे पहले उसका ऑनर का या कंपनी का नाम लिखा जाता है, इनकम स्टेटमेंट लिखा जाता है। ठीक है, पुराने फॉर्मेट के हिसाब से। फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2019, यानी किस पीरियड का बन रहा है, ये 31 मार्च फॉर द पीरियड है, किस 31 मार्च 2019 के पीरियड का बन रहा है। अच्छा, इसमें हम रुपीज़ यानी करेंसी आपने लिखनी ज़रूरी होती है इसमें। ठीक है, ये कौन सी करेंसी में ये आप फाइनेंशियल रिपोर्ट या इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, ये लिखना ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है। सेल्स, सबसे पहले सेल को लिखा जाता है इसमें। सेल कहाँ से आया, सेल मेरा यहाँ से आया, मैंने यहाँ से लिया सेल को 25,000 रुपये। ठीक है स्टूडेंट, ये रेवेन्यू लिखा हुआ, ये सेल मैंने इनकम ट्राई बैलेंस से 25,000 रुपये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। उसमें से माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस को, लेस एक्सपेंसेस यहाँ पे कौन से, परचेजेस 40,000 का है, रेंट एक्सपेंस 1500 का है। दोनों को मैंने यहाँ पे परचेज 40,000 से लिखा, माइनस शो किया क्योंकि इससे हमने माइनस करना है, और रेंट एक्सपेंस को 1500 से शो किया क्योंकि इसके भी माइनस करके हम इसका नेट प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। ठीक है, अब इसको जब मैंने माइनस किया इससे, तो ये हमारे पास लॉस आया, लॉस फॉर द पीरियड आया, लॉस फॉर द पीरियड। ठीक है, क्योंकि 41,500 जो है आपका टोटल एक्सपेंसेस आ रहे हैं और 25,000 की ओनली सेल है, इसका मतलब है 16,500 आपका जो है वो लॉस फॉर द पीरियड है। और आगे चल के आगे के लेक्चर्स में जब मैं आपको न्यू मेथड से स्टूडेंट्स आपको बताऊंगा इनकम स्टेटमेंट बनाना, जब न्यू मेथड से आपको मैं समझाऊंगा, उसमें आपको मैं ये भी साथ में बताऊंगा प्रॉफिट जब आएगा आपके बिज़नेस का, या आप इनकम स्टेटमेंट जब आपको प्रॉफिट आएगा उसका इम्पेक्ट आपके बिज़नेस पे क्या पड़ेगा, अगर लॉस आएगा उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे क्या पड़ेगा। आगे चल के हम आपको थॉरली बताएंगे न्यू मेथड अकॉर्डिंग टू न्यू मेथड्स। ठीक है, अभी आप जस्ट समझें, इसे समझाने के लिए आपको कहा है कि हम ट्राई बैलेंस से हम इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट, अब आपको बैलेंस शीट चलें, अब स्टार्ट करते हैं, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं ट्राई बैलेंस की मदद से। ठीक है, ऐसे पहले हमने इनकम स्टेटमेंट आपको बताई, अब हम बैलेंस शीट की तरफ आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि एक्चुअली है क्या बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक्चुअली वो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी कंपनी के एसेट्स को, उसकी लायबिलिटीज़ को, उसकी इक्विटीज़ की जो वर्थ है या फाइनेंशियल हेल्थ है, उसकी फाइनेंशियल जो वर्थ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस स्पेसिफिक फाइनेंशियल या अकाउंटिंग पीरियड की या उस फाइनेंशियल पीरियड की। ठीक है, तो अभी डेफिनेशन इसकी रीड आउट करते हैं स्टूडेंट। बैलेंस शीट समराइज अ कंपनी एसेट्स, लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी एट अ स्पेसिफिक point in time. It is one of the fundamental document ये document है students, document that shows net worth of company asset, liabilities and equities। इसका कहने का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो बैलेंस शीट है वो समराइज करता है कंपनी, या समराइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समराइज जाहिर सी बात है एक एक एसेट की डिटेल को शो नहीं करता कि कौन सा एसेट कब ख़रीदा गया, कितने का ख़रीदा गया। ठीक है,
वो इनवाइस नंबर ये वो कुछ शो नहीं करता, ये जस्ट टोटल शो कर रहा होता है। इसीलिए उसने कहा है बैलेंस शीट समराइज कंपनी एसेट्स को, उसके समराइज फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होता है या उसको समराइज करके रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एसेट्स को, लायबिलिटी को, शेयर होल्डर इक्विटी को, स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, यानी उस फाइनेंशियल स्पेसिफिक टाइम का मतलब है उस फाइनेंशियल जो स्पेसिफिक वो फाइनेंशियल जो पीरियड होगा, जो भी स्पेसिफिक होगा जिसके लिए वो बैलेंस शीट बनाई जा रही होगी, उसको रेफ़र कर रहा है ये। इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट दैट शोज़ द नेट वर्थ ऑफ कंपनी एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़। फिर ये कह रहा है कि ये जो है एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें शो किया जाता है, जो फाइनेंशियल बैलेंस शीट शो करती है कंपनी के एसेट्स को, लायबिलिटीज़ को, इक्विटी की फाइनेंशियल वैल्यूज़ या फाइनेंशियल हेल्थ या उसकी नेटवर्थ, जैसे हमने शुरू में बात की। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी बैलेंस शीट की जो ओल्ड टर्म है स्टूडेंट्स, जो इससे पहले जो इसका नाम था बैलेंस शीट का, ओल्ड टर्म में बैलेंस शीट के ही नाम से था। अब इसका नया नाम जो इंट्रोड्यूस कराया गया है न्यू टर्म्स में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें हम आपको बताएंगे ओल्ड मेथड से ही आपको बताएंगे, मतलब ये कि पुरानी टर्म ही हम फिलहाल यूज़ करेंगे। आगे जब लेक्चर्स जब आपको बैलेंस शीट क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे उसमें हम नए टर्म्स यूज़ करेंगे, नए मेथड्स को यूज़ करेंगे। इसमें जैसे आपको क्लियर करने के लिए कि बनाई जा रही है कि हम ट्राई बैलेंस से कैसे हम बैलेंस शीट बना सकते हैं, उसको हम प्रूव करने के लिए ये बना रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम मेथड पुराना यूज़ कर रहे हैं, आगे चल के हम रिवाइज मेथड यूज़ करेंगे जो भी नया है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कंपनी या ऑनर का नाम लिखा जाता है, जैसे मिस्टर अली, बैलेंस शीट लिखा जाता है एज ऑन मार्च 31, 2019। ठीक है, ये भी एज ऑन तक की पीरियड की बनती है। एज ऑन का मतलब है उस पीरियड तक के बैलेंसेस इसमें लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसी साल के एसेट आप इसमें लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप उसी साल के एसेट इसमें लिखेंगे या उसी साल की लायबिलिटी आप इसमें शो करेंगे या उसी साल की इक्विटी शो करेंगे। उस पीरियड तक जितने भी बैलेंसेस होंगे, उस पीरियड तक, जैसे 31 मार्च 2019 तक जितने भी बैलेंसेस होंगे, चाहे वो लायबिलिटी के हों, चाहे वो एसेट्स के हों, चाहे वो इक्विटी के, उस पीरियड तक वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड इसमें लिया हुआ है। अच्छा, डेबिट साइड में हम फिक्स एसेट लेते हैं। पहले फिक्स एसेट का मैंने यहाँ, अच्छा इसमें रुपीज़ जो है, रुपीज़ या कह लें करेंसी कह लें, करेंसीज़ को हम लाजमी शो करेंगे कि आप जो नंबर्स ले रहे हैं वो कौन सी करेंसी में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, ये लाजमी आपने शो करना है। ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ऑफिस इक्विपमेंट मेरे पास 50,000 का था, मैंने यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट 50,000 से ले लिया। फर्नीचर मेरे पास कितने का था, 5,000 का, फर्नीचर मैंने 5,000 का ले लिया। टोटल फिक्स एसेट मैंने टोटल कर दिया 55,000 के, टोटल मेरे पास फिक्स एसेट आ गए। फिर मैंने करंट एसेट्स की हेडिंग डाली। करंट एसेट्स में क्या थे, कैश था, ऑफिस सप्लाइज था, अकाउंट रिसीवेबल था। कैश को मैंने ले लिया 31,500, ऑफिस सप्लाइज को मैंने ले लिया 2,000 एंड देन अकाउंट रिसीवेबल को ले लिया 5,000। ठीक है स्टूडेंट, अकाउंट अब इनका टोटल किया तो 38,500 बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों का टोटल किया तो मेरे पास डेबिट साइड का टोटल आ गया या एसेट साइड का टोटल आ गया, एसेट साइड का 93,500। अब चलते हैं हम क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड से मुराद है लायबिलिटी साइड, इक्विटी साइड। क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले आप करंट लायबिलिटीज़ ले लेंगे, यहाँ पे रुपीज़ लिखेंगे। अच्छा, करंट लायबिलिटी में मेरे पास ट्राई बैलेंस में कौन कौन सी है, मेरे पास है अकाउंट पेबल करंट लायबिलिटी, एक ही करंट लायबिलिटी मेरे पास आ रही है। तो मैंने करंट लायबिलिटी में मैंने अकाउंट पेबल 10,000 लिया और उसको नीचे दिखा दिया टोटल करंट लायबिलिटीज़। इसको करंट लायबिलिटी करते हैं स्टूडेंट्स, टोटल करंट लायबिलिटीज़, ये हमारे पास करंट लायबिलिटी है, CA करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, इस टोटल करंट लायबिलिटी, इसको मैं बल्कि टोटल करंट लायबिलिटीज़ लिख देता हूँ ताकि आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है स्टूडेंट, टोटल करंट लायबिलिटीज़ 10,000 रुपीज़। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में देखता हूँ तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मेरे पास ट्राई बैलेंस में कोई भी मेंशन नहीं हो रही, कोई हमारे पास ट्रांजैक्शन भी थी भी नहीं, तो मैंने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जस्ट शो करके इसको यहाँ पे नील कर दिया। ऑनर इक्विटीज़ में मेरे पास है, ऑनर इक्विटीज़ में मेरे पास कैपिटल है, कितने से था कैपिटल, 1 लाख से कैपिटल आ रहा था मेरे पास।
1 लाख से कैपिटल आ रहा था मिस्टर अली का, ठीक है। तो मिस्टर अली का 1 लाख रुपए कैपिटल आ रहा था, तो मैंने 1 लाख रुपए कैपिटल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। उसमें से अच्छा 1 लाख में से माइनस करेंगे, लॉस होगा या ड्राइंग होगा। अगर आपके पास लॉस आ रहा होगा तो आप उस लॉस को उसके कैपिटल से माइनस करके रिप्रेजेंट करेंगे, उसका नेट कैपिटल दिखाएंगे। अगर ड्राइंग आ रहा होगा पर्सनल यूज़ के लिए जो पार्टनर लेता है, उसको भी आप कैपिटल से माइनस करके फिर आप दिखाएंगे नेट कैपिटल को। क्योंकि इसमें ड्राइंग नहीं था, इसमें लॉस था, तो मैंने लॉस को माइनस कर दिया। अगर प्रॉफिट आ रहा होता तो मैं उस प्रॉफिट को ऐड कर देता उसके कैपिटल में, ठीक है स्टूडेंट। इसमें लॉस आ रहा है तो मैंने माइनस किया और उसके बाद मैंने टोटल कर दिया, ठीक है। मैंने टोटल कर दिया लायबिलिटीज़ का और इक्विटी का टोटल कर दिया, तो 93,500 बन गया मेरा डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इससे एक चीज़ और मैं आपको प्रूव करूँ। हमने इससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन की बात की थी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या चीज़ होती है? टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज़ को माइनस किया जाता है, जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आती है वो इक्विटी आती है, ठीक है। ये चीज़ें मैच करनी चाहिए, ठीक है। तब ये आपके क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए एक टेक्निक भी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन जैसे मैंने लिखी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्विटी। एसेट्स मेरे पास 93,500 के थे, मैंने यहाँ पे पुट किए। टोटल लायबिलिटीज़ मेरे पास कितने की थी? 10,000 की, मैंने यहाँ पुट किए। बैलेंसिंग फिगर मेरे पास कितने आया? 83,500, ठीक है। अब अगर आप देखें इक्विटी जो मैंने निकाला, यहाँ पे भी वही आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 लाख में से 16,500 माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा? 83,500, ठीक है स्टूडेंट। 83,500 बचेगा इक्विटी। इसका मतलब है ये इक्वेशन जो है मेरी बैलेंस शीट को टैली कर रही है, यानी उससे रिकंसाइल हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है, ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है मेरी बैलेंस शीट टैली कर गई। इसका मतलब है हमने इससे पहले जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हमने की थी वो सही थी। अगर उनमें कोई इशू होता तो एक तो हमारे पास ट्राई बैलेंस टैली नहीं करता और हम बैलेंस शीट तो टैली कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। इसका मतलब हमारी जितनी वर्किंग की वो इफ़ेक्टिव है, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो है इफ़ेक्टिव होने का मुराद है कि हमने सही अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करते हुए, अप्लाई करते हुए हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो की, ठीक है स्टूडेंट। या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आज आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारी वीडियोज़ को कर दें लाइक, शेयर कर दें हमारी वीडियोज़ को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।